भारत जोड़ने की एक यात्रा नरेंद्र मोदी निकाल रहे हैं। राहुल गांधी से पहले मोदी की यात्रा बिहार पहुंच गई है। नीतीश कुमार को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना था, लेकिन अब वो मोदी की यात्रा में शामिल हो गए। आज बिहार में जो कुछ दिखा वो सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में, कई राज्यों में एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी बहुत ही तेजी से सियासी समीकरण को बदल रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब लोकसभा चुनाव में 2.5 महीने ही बचे हैं। विपक्ष के पास वैकल्पिक समीकरण बनाने का समय भी नहीं बचा। ये तो आप सिर्फ शुरुआत देख रहे हैं, इसके आगे की बात क्या है इस रिपोर्ट में जानिए। नीतीश कुमार के लिए बंद दरवाजे खोलने से पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कैलकुलेशन की? पाला बदलने का मन बनाने से पहले नीतीश कुमार ने क्या हिसाब लगाया? अमित शाह के कैलकुलेटर पर लोकसभा की कितनी सीटें बढ़ी? क्या लालू और तेजस्वी यादव के पास नंबर की सारी प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई है? और बिहार में राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शन बचा है? 400 सीट और 50% वोट शेयर नरेंद्र मोदी ने 24 के लिए जो टारगेट सेट किया है, क्या उसे अचीव करने का ऑपरेशन बिहार से शुरू हुआ है? 353 सीट 2019 के चुनाव में ये एनडीए का फिगर था। अकाली दल और एआईएडीएमके को निकाल दें तो एनडीए के पास 350 सीटें बचती थी। मोदी अगर इसमें 50 सीटें और जोड़ लेते हैं तो 24 में एनडीए का नंबर 400 तक पहुंच जाएगा। राहुल गांधी दूल्हा बनते बनते रह गए। बारात सजी नहीं, उससे पहले ही बाराती भाग गए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कह दिया तो हो जाए। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। इंडिया अलायंस बना जरूर, नेता साथ बैठे जरूर, साथ बैठकर चाय भी पी, समोसे बिस्किट भी खाए, लेकिन 7 महीने में कुछ तय नहीं कर पाए। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में खुद दूल्हा बनने की सोच रहे थे। बाराती बनने को कहा गया तो रूठ कर निकल गए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अब बंगाल में राहुल की न्याय यात्रा को परमिशन मिलने में दिक्कत हो रही है। पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अलायंस की संभावना शून्य हो चुकी है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में सीटों पर मारामारी मची है। नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 24 के चुनाव में बिहार थोड़ा कम पड़ जाएगा, महाराष्ट्र में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पश्चिम बंगाल में विरोधी को तोड़े बिना 18 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिहार के पॉलिटिकल ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अमित शाह दिल्ली से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हलचल पश्चिम बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है और पंजाब में भी है। यानी जहां जहां इंडिया को कोई चांस दिख रहा था, वहां वॉर लाइक सिचुएशन है। बिहार में नीतीश कुमार की शिफ्टिंग में कोई शक शुबा नहीं बचा। पटना के राजभवन में नीतीश कुमार की आंखों के सामने नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए लगाई गई कुर्सी पर से तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची फाड़ दी। रिपब्लिक डे पर गवर्नर हाउस में होने वाले हाई टी प्रोग्राम का आरजेडी ने बहिष्कार किया और नीतीश कुमार ने सरकार का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। लेफ्ट जाते जाते नीतीश कुमार राइट चलने लगे। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे?
राइट टर्न पर खड़ी बीजेपी नीतीश कुमार को राइट सिग्नल दे रही है कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। बिहार में नरेंद्र मोदी का कैलकुलेशन सिंपल है। 24 में मोदी को 400 चाहिए, उन 400 में से बिहार की 40 सीटें शामिल हैं। मोदी को बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटें तो किसी भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बिहार की 39 सीटें जीती थीं। मोदी इसमें एक सीट प्लस करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री गुजरात और राजस्थान की तरह ही बिहार में भी 100% का स्ट्राइक रेट चाहते हैं। नीतीश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी को बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने में संशय दिख रहा था। नीतीश के साथ मोदी का एक कंफर्टेबल विनिंग इक्वेशन बन रहा है। 15% नीतीश कुमार के साथ इतना मिनिमम वोट शेयर तो है ही। बिहार के आखिरी चुनाव यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखें तो साफ होता है कि नीतीश कुमार में एक पावर फैक्टर भी है। बिहार के सियासी तराजू के एक पलड़े पर आरजेडी है, जिसके पास यादव, मुसलमान और कुछ अन्य जातियों को मिलाकर 23% वोट है। बिहार के सियासी तराजू के दूसरे पलड़े पर बीजेपी है, जिसके पास मिनिमम 20% वोट है। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन नीतीश का 15% वोट जिधर जाता है पावर उधर ही शिफ्ट हो जाती है। नीतीश का वोट आरजेडी से मिलते ही 38% हो जाता है। कांग्रेस और लेफ्ट के वोट ऐड होते ही महागठबंधन का वोट शेयर बढ़कर 48% से ऊपर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में एनडीए 30% के आसपास रहती है। नीतीश जब बीजेपी से मिल जाते हैं तो एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम पार्टी और आरएलएसपी के वोट को मिला देने से ये वोट शेयर 45% से ऊपर पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के पास सिर्फ 33% का वोट शेयर बचता है। ये तय है, तय फाइनल हो गया है, अब केवल फॉर्मेलिटी बाकी है। और इसकी भूमिका तो शुरू हो गई थी, पहले से ही भूमिका शुरू हो गई थी। जिस समय लोग जेडीयू को तोड़ने उड़ने का ये किए थे, तो उस समय से ही जो गठबंधन में जो ये दरार पड़ गया, उसी समय से इसमें अपना कुछ जेडीयू के लोग भी थे, एक आध कुछ इन्वॉल्व थे और ये भी थे, आरजेडी के लोग भी थे। तो उसी समय पता चल गया था नीतीश जी को, उसी समय अपना सचेत हो गए थे धीरे धीरे। जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। हाँ, निश्चित कोशिश हो रही थी तोड़ने की। उस समय सचेत हो गए थे और उस समय अपना बीजेपी से हमको लगता है कुछ इंटरनल कुछ शुरुआत हो गई थी, बात की शुरुआत हो गई थी और इधर जाके काफ़ी आगे बढ़ गई थी। और कल मोटा मोटी तय ही हो गया, वहाँ पर दिल्ली में तय ही। ये भी तय है कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार वही है, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार की पॉलिटिक्स को सिंगल लाइन में समझना हो तो ऐसे समझिए कि कोई भी पार्टी अकेले बिहार को नहीं चला सकती, लेकिन जैसे ही 1+1 होता है, जीतने का चांस बढ़ जाता है। बिहार में नीतीश कुमार की सियासी ताकत का राज यही इक्वेशन है। इसीलिए लव हिम और हेट हिम, बट बिहार में यू कांट इग्नोर नीतीश कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के पीछे ईबीसी वोट बैंक है। बिहार में बीजेपी की दिक्कत यह है कि उसके पास स्वर्ण वोट है। अब दलित वोटर भी आया है, लेकिन अति पिछड़ा वोटर उसके पास नहीं आ रहा। बिहार का 27% पिछड़ा वोट बैंक 3 पार्ट में बटा है। यादव वोट आरजेडी के साथ, कुर्मी, कुशवाहा नीतीश के साथ और अन्य पिछड़ा बीजेपी के साथ। 36% अति पिछड़ा वोट बैंक भी 3 हिस्सों में बंटता है। अति पिछड़ा वोटर आरजेडी के साथ जाने से हिचकिचाता है, बीजेपी के साथ भी पूरा नहीं जाता। अति पिछड़ा वोट बैंक का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ जाता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के बुलाने पर भी ईबीसी वोटर पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं आया, वो नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश को अपनी तरफ खींचकर नरेंद्र मोदी ने अति पिछड़ा वोट बैंक को भी खींच लिया है। नीतीश कुमार को क्या मिल रहा है?
नीतीश के लिए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी सेफ है। उनकी पार्टी जेडीयू भी नीतीश कुमार के ही कंट्रोल में है। खबर है कि बीजेपी में टॉप लेवल पर नीतीश कुमार की बात हो गई है। जेडीयू को बिहार की 17 लोकसभा सीटें देने का भी फैसला हो गया है। अगर नीतीश फैसला नहीं करते तो उनकी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी जा सकती थी। नीतीश को पता था कि लालू यादव उनकी कुर्सी छीनने के लिए जेडीयू विधायकों को ही तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने समय रहते डिसीजन ले लिया। अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुलाई तो साफ साफ कह दिया कि नीतीश के साथ दिक्कत है, लेकिन लोकसभा चुनाव ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस तरह नीतीश के लिए बीजेपी का दरवाजा खुल गया। हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन के मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए। जहां तक असमंजस की बात है, मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में सहज है। अरे भाई, अभी हम महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में किसके रूप में है? अब कोई अगर असहज है तो वो जाने। नरेंद्र मोदी की पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में 56% सांसद बीजेपी के पास हैं। सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए मोदी को किसी भी अलाय की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी की पार्टी एक एक अलाय को मना रही है। बिहार में भी कोई फैसला अनाउंस करने से पहले चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास में लिया जा रहा है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी कई तरीके की जानकारियों को हम लोग के समक्ष रखा गया है, जिस पर अभी चर्चा हो ही रही है। जैसा मैंने कहा कि एक बार तमाम परिस्थितियां क्लियर होती हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना रुख स्पष्ट करेगी। नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से, वो भी उनका सपना टूट गया। अब विपक्ष के भावी अध्यक्ष गठबंधन का हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अब इनका सपना टूट गया। तो अब ये क्या कर सकते हैं? तो वैसी परिस्थिति में एक ही उपाय हो सकता है इनको कि ये जहाँ जिस गठबंधन में है, इस गठबंधन से नाता तोड़ें। यह बात तो सही है कि जहाँ हैं वहाँ नीतीश जी काफ़ी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। मोदी एनडीए को जोड़ रहे हैं, राहुल के अलायंस को तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले एक अल्टरनेटिव पिछड़ा पॉलिटिक्स का मॉडल रेडी कर रहे हैं। मोदी ने बीजेपी में पिछड़े नेताओं का ऐसा गुलदस्ता बनाया है जिसमें सारी कम्युनिटी के लीडर हैं। यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू यादव, राहुल गांधी के साथ बस यही दो पिछड़ा नेता बचे हैं। एक आधे मन से राहुल के साथ हैं और दूसरे पूरे मन से राहुल के साथ हैं। 2 महीना पहले तक कांग्रेस के पास 3 पिछड़ा मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में अशोक गहलोत हार गए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी हार गए, कर्नाटक में सिद्धरामैया अभी बचे हुए हैं। कांग्रेस अपने ओबीसी पोस्टर में गहलोत और भूपेश बघेल को शोकेस करती थी। अब सिद्धरामैया को साउथ में तो शोकेस किया जा सकता है, लेकिन उत्तर में उनका चेहरा नहीं चलेगा। बीजेपी की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल लग रही है। विरोधी खेमे में जो पिछड़ा दिखे उसे ले आओ या हरा दो। नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी अपनी
हर रैली में जातीय जनगणना और पिछड़ा पिछड़ा कर रहे थे। हिंदुस्तान में ओबीसी है, ओबीसी कितने हैं भैया? ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? हो ही नहीं सकता। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं? कास्ट सेंसस जब हमारी सरकार थी हमने किया। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी ओबीसी को बताना नहीं चाहते हैं। हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा। हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं। राहुल को ये नैरेटिव क्रिएट करने का मौका बिहार की जातीय जनगणना से मिला था। नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के पोस्टर बॉय को ही ले उड़े। विरोधी जो कुछ भी करते हैं, जो भी नैरेटिव बनाते हैं, चुनाव आते आते उल्टा हो जाता है। ओबीसी और ईबीसी के मुद्दे पर भी यही हो रहा है। 45 विधायकों वाली पार्टी के नेता नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर नरेंद्र मोदी ये मैसेज देंगे कि वो अपने सहयोगियों को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक दे देते हैं। पार्टी छोटी हो तो भी परवाह नहीं करते। महाराष्ट्र में मोदी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। बिहार में नीतीश कुमार को फिर से अपना रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन शुरू हो रहे हैं। राजपथ तक राम आ चुके हैं। राम लहर है और ये लहर मजबूत हो रही है। इसके बाद भी मोदी और प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी 18 से 35 सीट तक पहुंचने का टारगेट बनाकर चल रही है। ये आपको ज्यादा लगता होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की 85 सीटों पर बीजेपी 0 है। यहां लोकसभा की एक भी सीट जीतना मुश्किल दिख रहा है। इन राज्यों में बीजेपी वोट जोड़ने के लिए लड़ेगी। हर लोकसभा सीट पर बीजेपी को अगर 1-1 लाख वोट भी मिले तो बीजेपी के खाते में 85 लाख वोट जुड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो 12 महीना 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। मोदी हर फैसला चुनाव को ध्यान में रखकर लेते हैं। यकीनन बिहार का ये फैसला चुनावी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, 24 में बड़ी लड़ाई है।